Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. In this lecture we are going to discuss Calvin cycle. Calvin cycle was first discovered by Melvin Calvin and his colleague at the University of California. And Melvin Calvin was awarded by Nobel Prize in 1961 due to discovery of this cycle. This cycle has also other names like dark reactions. डार्क रिएक्शंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन रिएक्शंस के लिए लाइट एनर्जी की डायरेक्टली ज़रूरत नहीं होती, लाइट की एब्सेंस में भी हो सकते हैं. सो दैट्स वाई दिस इज आल्सो कॉल्ड डार्क रिएक्शंस. C3 साइकिल भी कहा जाता है क्योंकि कैल्विन साइकिल के अंदर जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन कंपाउंड है, इस वजह से इसे C3 साइकिल भी कहा जाता है. इट इज़ आल्सो नोन एज कैल्विन बेंसन बैशम साइकिल बिकॉज इन तीनों साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, तो इनके नाम पे इसे कैल्विन बेंसन बैशम साइकिल भी कहा जाता है. एंड इट इज़ आल्सो नोन एज द रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल बिकॉज इसमें पेंटोज फॉस्फेट की रिडक्शन होती है, एक 5 कार्बन शुगर को रिड्यूस किया जाता है, तो इस वजह से इसे हम रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल भी कहते हैं. कैल्विन साइकिल को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ द साइक्लिक सीरीज ऑफ रिएक्शन. तो इसके अंदर बहुत से सीरीज ऑफ रिएक्शन चल रहे होते हैं साइक्लिक वे में. दिस इज द साइक्लिक सीरीज ऑफ रिएक्शन विच इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स एंड बाय विच कार्बन इज फिक्स एंड रिड्यूस. फिक्सिंग का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में जो कार्बन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का पार्ट बन जाता है, तो इसे हम कहते हैं कार्बन फिक्सिंग. और साथ में कार्बन रिड्यूस हो जाता है, उसमें हाइड्रोजन की एडिशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट होती है, कार्बोहाइड्रेट में. तो हम कहते हैं कि कैल्विन साइकिल वो प्रोसेस है जिसमें साइक्लिक सीरीज ऑफ रिएक्शन से, जिनको डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज कर रहे होते हैं, कार्बन को फिक्स किया जाता है और रिड्यूस किया जाता है, रिजल्टिंग इन द सिंथेसिस ऑफ शुगर. और इससे बनती क्या है? शुगर ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो व्हाट आर डार्क रिएक्शन? डार्क रिएक्शंस को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस भी कहा जाता है, जिसमें कार्बन की फिक्सेशन होती है और रिडक्शन होती है और फाइनली शुगर बनती है. डार्क रिएक्शंस एंड लाइट रिएक्शंस ये दोनों फोटोसिंथेसिस की 2 फेजेस ऑफ रिएक्शंस हैं, ये दोनों इकट्ठी चल रही होती हैं. लाइट रिएक्शंस के दौरान क्या होता है? लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स जो कि थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में अरेंज होते हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट एनर्जी को कैप्चर करने के बाद चेंज करते हैं ATP एंड NADPH में. तो ATP एंड NADPH लाइट रिएक्शंस की प्रोडक्ट हैं. ATP एंड NADPH को देन यूज़ किया जाता है डार्क रिएक्शंस में कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए. तो डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है और रिड्यूस किया जाता है इनटू शुगर बाय यूज़ ऑफ ATP एंड NADPH. तो इन रिएक्शन के लिए डायरेक्टली लाइट की ज़रूरत नहीं होती. इवन अगर हमारे पास लाइट नहीं है और ATP और NADPH अवेलेबल हैं तो तब भी ये रिएक्शंस हो सकते हैं, इस वजह से इन्हें डार्क रिएक्शन कहा जाता है. लाइट रिएक्शन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे हो रहे होते हैं, थैलेकॉइड में हो रहे होते हैं, जबकि अगर हम डार्क रिएक्शंस की बात करें दीज रिएक्शन टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा. ये जो थैलेकॉइड की बाहर स्पेस मौजूद होती है इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा. तो डार्क रिएक्शन किस में हो रहे होते हैं? स्ट्रोमा में. रिएक्शंस ऑफ कैल्विन साइकिल क्या है? एनर्जी कैल्विन साइकिल के लिए कहाँ से आती है? ATP एंड NADPH से, जो कि लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट हैं. और इस रिड्यूसिंग एंड एसिमिलेटिंग पावर को ATP जो है ये बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज़ होगी और NADPH रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग पावर सप्लाई करेगा. तो इन दोनों को यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट बनाए जाते हैं फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन. अगर हम इक्वेशन की बात करें तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल प्लस 6 NADPH प्लस 9 ATP यूज़ होते हैं. और इससे किसकी फॉर्मेशन होती है? इससे बनता है सबसे पहले CH2O3. दिस इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड जिसे हम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी कहते हैं. ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा 3 कार्बन कंपाउंड प्लस साथ में क्या प्रोड्यूस होगा? NADPH की रिड्यूसिंग पावर यूज़ हो जाएगी, मीन ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADP में. इसी तरह ATP जो है ये बॉन्ड पावर सप्लाई करेगी, बॉन्डिंग एनर्जी सप्लाई करेगी, तो ATP स्प्लिट होकर किस में चेंज हो जाएगी? 9 ADP प्लस 9 PI और साथ में प्रोड्यूस होंगे 3 वाटर मॉलिक्यूल. सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ होल इक्वेशन ऑफ कैल्विन साइकिल. ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये मल्टीपल स्टेप
प्रोसेस है जो साइक्लिक वे में हो रहा होता है, लेकिन ओवरऑल इक्वेशन अगर हम देखें कैल्विन साइकिल की तो वो क्या आती है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 NADPH यूज होते हैं, 9 ATP यूज होते हैं। बनता क्या क्या है, इससे एक मॉलिक्यूल बनता है G3P का, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का, साथ में 6 NADP प्रोड्यूस होंगे, 9 PI, 9 ADP और 3 वाटर। सो 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यूज होंगे, 9 ATP यूज होंगे और 6 NADPH यूज होंगे। बनेगा क्या क्या, G3P। यहाँ पे G3P के साथ फॉस्फेट ऐड है तो फॉस्फेट G3P, यहाँ पे फॉस्फेट शो नहीं किया गया तो एक फॉस्फेट अगर यहाँ आ जाएगा तो प्रोडक्ट में हमारे पास कितने फॉस्फेट होंगे, यहाँ पे 8 फॉस्फेट होंगे, 9 ADP होंगे और प्लस 6 NADP। दिस इज द होल इक्वेशन फॉर द कैल्विन साइकिल। फेजेस ऑफ कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल एक साइक्लिक सीरीज ऑफ रिएक्शन है और इसको हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट फेज है कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन वो फेज है कैल्विन साइकिल की जिसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में जो कार्बन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में मौजूद है इसको कैप्चर किया जाता है एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर। इसको इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का पार्ट बनाया जाता है, तो इस स्टेप को हम कहते हैं कार्बन फिक्सेशन। सेकेंड स्टेप है रिडक्शन। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, रिडक्शन होती है। रिडक्शन किसको कहते हैं, रिडक्शन इज द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इन तीनों में से कोई भी प्रोसेस हो रहा हो तो हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। सेकेंड स्टेप में रिडक्शन होती है एंड थर्ड में रीजनरेशन होती है राइबोलूज बिसफॉस्फेट की। राइबोलूज बिसफॉस्फेट क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर है, ये एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है। कैल्विन साइकिल में जब कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होती है तो एक प्रिकर्सर से जो पहले से मौजूद होता है एक एक्सेप्टर RuBP, इससे कंबाइन होती है। तो लास्ट स्टेप में इसी प्रिकर्सर को दोबारा रीजनरेट किया जाता है फॉर द नेक्स्ट साइकिल। सो 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम फॉलो करते होते हैं। 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जब रन करते हैं ना, हर बार एक कैल्विन साइकिल कंप्लीट होगा तो देन जाके एक शुगर बनती है, ठीक है। एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल पहले कैल्विन साइकिल में रन करेगा, फिर सेकंड रन करेगा, फिर थर्ड रन करेगा, तो इनसे बनती है एक शुगर, ठीक है। तो एक शुगर की फॉर्मेशन के लिए ओवरऑल कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल कैल्विन साइकिल में एंटर होते हैं, 3। ये 3 मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे राइबोलूज बिसफॉस्फेट से। इस दौरान एक एंजाइम एक्ट करेगा रबिस को, ठीक है। और फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कार्बन फिक्सेशन। इस दौरान कार्बन फिक्सेशन के बाद सेकंड रिडक्शन है। रिडक्शन से पहले 6 ATP कंज्यूम होंगे और रिडक्शन में यूज होंगे NADPH। कितने मॉलिक्यूल, 6 NADPH यूज होंगे और इनसे प्रोड्यूस होगी शुगर। देन रीजनरेशन इज द लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप है रीजनरेशन ऑफ राइबोलूज बिसफॉस्फेट और रीजनरेशन के लिए दोबारा 3 ATP यूज होंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं, साथ में 6 ATP कंज्यूम होते हैं, 6 ATP नहीं, टोटल यहाँ पे 6, यहाँ 3, यहाँ तो टोटल 9 ATP कंज्यूम होंगे, 6 NADPH कंज्यूम होंगे। बनेगा क्या, शुगर। साथ में हमारे पास 9 ADP बनेंगे और प्लस 6 NADP पॉजिटिव क्रिएट होंगे। सो हम फर्स्ट स्टेप को डिस्कस करते हैं विच इज कार्बन फिक्सेशन। इसे हम कार्बोक्सिलेशन फेज भी कहते हैं क्योंकि इसमें राइबोलूज बिसफॉस्फेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर रहे होते हैं, तो इस वजह से हम इसे कार्बोक्सिलेशन फेज भी कहते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, रिएक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का विद राइबोलूज बिसफॉस्फेट। राइबोलूज बिसफॉस्फेट क्या है, इट इज़ अ हाईली एक्टिव फास्फोरिलेटेड 5 कार्बन शुगर। तो ये 5 कार्बन शुगर ही है। स्टूडेंट्स, हमने आपने पीछे राइबोज के बारे में तो पढ़ा है। राइबोज क्या होती है, राइबोज एक 5 कार्बन शुगर है, एल्डो शुगर है। इसमें 5 कार्बन मौजूद होते हैं और इन 5 कार्बन के साथ फर्स्ट कार्बन में क्या लगा होता है, एल्डो ग्रुप लगा होता है। बाकी सबके साथ OH मौजूद होता है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे इसी तरह इस साइड पे एक हाइड्रोजन आ गया, इधर OH आ गया। तो ये हमारे पास 5 कार्बन शुगर होती है, ठीक है। OH, नीचे भी H आएगा और इस साइड पे भी H आएगा। तो राइबोलूज क्या है, राइबोलूज भी राइबोज की तरह ही है लेकिन ये उसकी कीटो फॉर्म है। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा कि अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये किस तरह से होगी, इसमें भी आपके पास 5 कार्बन है, ठीक है। 5 कार्बन आ गए और
5 कार्बन हैं लेकिन यहाँ पे कीटो ग्रुप मौजूद है, C डबल बॉन्ड O यहाँ पे आ जाएगा, बाकी सब के साथ OH ग्रुप आ गया, ठीक है, यहाँ पे भी OH आ गया, इसके साथ भी OH आ गया, हाइड्रोजन से बाकी वैलेंसी फुलफिल करेंगे हम, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब राइबोलूज बिसफॉस्फेट कैसे बनेगा, ये तो है राइबोलूज का स्ट्रक्चर। राइबोलूज बिसफॉस्फेट तब बनेगा जब यहाँ पे इस हाइड्रोजन की जगह भी एक फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा और यहाँ पे भी एक फॉस्फेट आ जाएगा, तो 1 और 5 पोजीशन जो है 1 और 5 कार्बन इन दोनों पे फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होगा, तो इसे हम कहेंगे राइबोलूज बिसफॉस्फेट। बिसफॉस्फेट में हमारे पास कार्बन की कौन कौन सी पोजीशन पे मौजूद है फॉस्फेट, 1 और 5, तो इसको हम राइबोलूज 1,5 बिसफॉस्फेट भी कहते हैं। ये हाईली एक्टिव फॉस्फोरिलेटेड 5 कार्बन शुगर है। और एक्चुअली अगर हम बात करें तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल एक RuBP से कंबाइन नहीं करता, बल्कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हमें एक शुगर का मॉलिक्यूल बनाना है, एक G3P बनानी है, ठीक है, तो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल 3 बार रन करते हैं। समझो कि एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल एक बार रन करेगा कैल्विन साइकिल में, फिर सेकंड रन करेगा, फिर थर्ड रन करेगा, तो देन उससे एक शुगर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। तो ओवरऑल 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 3 मॉलिक्यूल ऑफ RuBP से कंबाइन करते हैं, तो तब जाके हमारे पास एक शुगर की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे एक RuBP जब एक कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा, RuBP के अंदर कितने कार्बन हैं, 5, 1 2 3 4 5, ये जो ब्लैक डॉट है ये किसको शो कर रहे हैं, कार्बन को, और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने कार्बन हैं, 1, तो यहाँ पे 5 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, ये कंबाइन होंगे जब आपस में, तो इनसे बनेगा एक 6 कार्बन का प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिया गया है राइबोलूज 1,5 बिसफॉस्फेट का, 1 और 5 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होता है और ये 5 कार्बन एक कीटो शुगर है। किस तरह से फॉर्मेशन होती है 6 कार्बन कंपाउंड की, कि रिएक्शन, इस रिएक्शन को, जिस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होती है प्रिकर्सर मॉलिक्यूल राइबोलूज बिसफॉस्फेट से, इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है एक एंजाइम जिसे रुबिस्को कहा जाता है। रुबिस्को मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है अर्थ के ऊपर, और क्लोरोप्लास्ट में भी सबसे ज़्यादा ये प्रोटीन पाई जाती है। ओवरऑल अर्थ के ऊपर पाई जाने वाली प्रोटीन में से सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन रुबिस्को है। सो इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ। इस रिएक्शन की प्रोडक्ट क्या होती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, एक कार्बन यहाँ से आ रहा, 5 कार्बन कहाँ से आ रहे हैं, राइबोलूज बिसफॉस्फेट से। तो इस रिएक्शन की प्रोडक्ट एक 6 कार्बन इंटरमीडिएट होता है। ये कार्बन RuBP के अंदर इंटर होगा तो इससे बनेगा 6 कार्बन इंटरमीडिएट। इसके दोनों साइड पे फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है, मीन RuBP के अंदर एक कार्बन ऐड हो गया, तो टोटल कितने कार्बन हो गए इसमें, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन इंटरमीडिएट ये अनस्टेबल है, ये फौरन से ब्रेक हो जाता है सेंटर से 2 कंपाउंड में, और ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। क्या चीज़ बनती है, बनती है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ये कि एक एसिड है जिसके अंदर COOH ग्रुप मौजूद होता है, तो इसे हम कहेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो एक कार्बन यहाँ पे हमने दिखाया, एक कार्बन एक RuBP से मिला, एक 6 कार्बन इंटरमीडिएट बना, और कितने 3PGA क्रिएट हुए, 3-फॉस्फोग्लिसरेट के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2। अगर हम 3 कार्बन की बात करें, जैसे कि एक शुगर की फॉर्मेशन के लिए 3 कार्बन चाहिए होते हैं, 3 कार्बन 3 RuBP से मिलेंगे, तो टोटल कितने 3-फॉस्फोग्लिसरेट के मॉलिक्यूल बनेंगे, 6। 1 से 2 बन रहे हैं, तो अगर हमारे पास 3 कार्बन होंगे और 3 RuBP होंगे तो टोटल कितने 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनेंगे, 6। इस साइकिल को C3 साइकिल इसी वजह से कहते हैं, क्योंकि हमारे पास कार्बन फिक्सेशन का जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है, इस वजह से इसे C3 साइकिल भी कहा जाता है। यहाँ पे साइक्लिक वे में इसको रिप्रेजेंट किया गया है। फर्स्ट स्टेप को हम सिर्फ देखेंगे, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल कंबाइन करता है राइबोलूज बिसफॉस्फेट से, जिसमें 5 कार्बन मौजूद होते हैं और दोनों कॉर्नर पे फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है। तो एक्चुअली 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल 3 फॉस्फेट ग्रुप से 3 राइबोलूज बिसफॉस्फेट से कंबाइन होंगे, 3 कंबाइन होंगे, तो टोटल हमारे पास कितने मॉलिक्यूल बनेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरेट के, 6। एक कार्बन डाइऑक्साइड एक RuBP से मिले तो इससे कितने मिलके बनते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 2। तो अगर यहाँ 3 कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, 3 होंगे राइबोलूज बिसफॉस्फेट, तो टोटल कितने बनेंगे 6-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, या इसे हम क्या कह सकते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कैल्विन साइकिल। इसे कार्बन फिक्सेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड
की फॉर्म में जो कार्बन मौजूद थी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का पार्ट थी, ये अब एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का पार्ट बन गई है, तो इस वजह से इसे हम कहते हैं कार्बन फिक्सेशन। सेकेंड स्टेप है रिडक्शन। रिडक्शन का फर्स्ट स्टेप क्या है? रिडक्शन 2 स्टेजेस में होती है। फर्स्ट स्टेप में होती है फॉर्मेशन ऑफ 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। तो पीछे हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनी कार्बन फिक्सेशन की? 3-फॉस्फोग्लिसरेट। उसको अगर हमने 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करना है तो उसका मतलब है एक और फॉस्फेट की एडिशन करनी है हर मॉलिक्यूल के साथ। तो टोटल 6 हमारे पास 3-फॉस्फोग्लिसरेट क्रिएट हुए। उन 6 के साथ हम 6 ATP ऐड करेंगे। ATP फॉस्फेट ग्रुप देगा। एडिशनल फॉस्फेट कहाँ से आएगा? एक और फॉस्फेट चाहिए हमें, तो फॉस्फेट डोनर के तौर पे कौन एक्ट करेगा? ATP। 6 एडिशनल फॉस्फेट ऐड किए जाएंगे 6 PGA के मॉलिक्यूल के अंदर, 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, तो इससे बनेगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पे हमारे पास कार्बन फिक्सेशन की प्रोडक्ट है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट के टोटल मॉलिक्यूल कितने बने? 6 मॉलिक्यूल बने ना, क्योंकि हमारे पास 1 से 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, तो टोटल हमारे पास मॉलिक्यूल कितने होंगे? 6। तो हर एक के अंदर एक और फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन होगी। तो ये किस तरह से स्ट्रक्चर इसका चेंज हो जाएगा? यहाँ पे आ गया फॉस्फेट, फॉस्फेट के बाद यहाँ पे ब्लैक एरो में कार्बन डाइऑक्साइड के बना रही हूँ, 1 2 3। ठीक है, एक और फॉस्फेट हमने ऐड किया है, तो यहाँ पे भी क्या दोबारा से आ गया? फॉस्फेट। ठीक है, दोनों साइड पे फॉस्फेट आ गया और टोटल हमारे पास कितने मॉलिक्यूल क्रिएट होंगे फॉस्फोग्लिसरेट 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट के? जब हम 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर एक और फॉस्फेट ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास टोटल कितने क्रिएट होंगे? 6। एक कार्बन डाइऑक्साइड जब एक RuBP से मिलता है तो टोटल 2 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनते हैं, लेकिन हम 3 कार्बन डाइऑक्साइड फॉलो कर रहे हैं तो टोटल हमारे पास कितने 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनेंगे? ये भी 6 बनेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट को रिड्यूस किया जाता है। 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट इज रिड्यूस टू ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। और रिडक्शन किस तरह से होगी? रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग पावर और इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन कौन सप्लाई करेगा? NADPH। तो यहाँ पे जैसे हमने कहा कि टोटल कितने मॉलिक्यूल क्रिएट हुए थे 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट के? 6। तो टोटल हमें कितने NADPH चाहिए होंगे उनको रिड्यूस करने के लिए? 6 NADPH। तो 6 NADPH यूज होंगे और 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरेट में सबसे पहले तो हमने ATP की एडिशन की, ATP से फॉस्फेट लिया तो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। देन हमने हर 3-फॉस्फोग्लिसरेट के मॉलिक्यूल के अंदर या 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट के मॉलिक्यूल के अंदर NADPH ऐड करनी है। ये दोनों स्टेप इकट्ठे दिखाए गए हैं। ठीक है, पहले हमारे पास ATP एडिशन, ATP से फॉस्फेट लिया जा रहा है और देन सेकेंड स्टेप में रिड्यूस किया जाता है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट को NADPH से। तो NADPH यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और रिड्यूसिंग पावर सप्लाई करेगा, तो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? G3P में, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ये एक एल्डो शुगर है। यहाँ पे इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होगा। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? इसके अंदर C+O एंड यहाँ पे H मौजूद होगा। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप किस में चेंज हो गया? एल्डिहाइड ग्रुप में। तो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गई, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम रिडक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है। तो इससे बनेगा हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। टोटल नंबर ऑफ, अगर हम G3P की बात करें तो एक साइकिल में किस तरह से बनते हैं? फॉर एवरी 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हर कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल के लिए जो केल्विन साइकिल के अंदर इंटर होते हैं और 3 मॉलिक्यूल ऑफ 5 कार्बन RuBP से कंबाइन करते हैं। 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किससे कंबाइन हो रहे हैं? 3 मॉलिक्यूल ऑफ 5 कार्बन शुगर RuBP। जब ये इससे कंबाइन करेंगे तो टोटल हमारे पास 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एट द एंड ऑफ साइकिल क्रिएट होते हैं। कैसे? एक कार्बन डाइऑक्साइड एक राइबोलूज बिसफॉस्फेट से कंबाइन होता है तो एंड पे बनेंगे टोटल 2 G3P। लेकिन 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को फॉलो किया जाता है केल्विन साइकिल के अंदर, तो टोटल हमारे पास 3 कार्बन डाइऑक्साइड जब 3 राइबोलूज बिसफॉस्फेट से बनेंगे तो टोटल कितने बनेंगे? 6 G3P। एक से 2 बनते हैं तो 3 अगर हमारे पास मौजूद हैं तो उनसे कितने बनेंगे? 6। ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट टोटल 6 क्रिएट होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल G3P का लीव करता है साइकिल को और इसको यूज किया जाता है बाय द प्लांट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज।
सुक्रोज, स्टार्च और जितने अदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो इसी एक मॉलिक्यूल से बनाए जाते हैं। बाकी 5 G3P किसके लिए यूज होते हैं? दीज आर यूज फॉर रिसाइकलिंग। तो यहाँ पे हम सेकंड स्टेप को देखते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होता है? 3-फॉस्फोग्लिसरेट को सबसे पहले 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में चेंज किया जाता है। 6 मॉलिक्यूल क्रिएट हुए हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट के, तो 6 ATP जो है ये यूज होंगे और 6 फॉस्फेट ये सप्लाई करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे 6 ADP में और इससे बनेंगे देन 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पे इस कॉर्नर पे भी फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो अगर 1 और 3 दोनों पोजीशन पे फॉस्फेट आ जाए तो इसे हम कहेंगे बिसफॉस्फेट। ठीक है, तो ये बनेगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। सिंपली हमने 3-फॉस्फोग्लिसरेट के हर मॉलिक्यूल के अंदर एक और फॉस्फेट ऐड कर दिया है। इस कॉर्नर पे भी फॉस्फेट ऐड कर दिया है, तो इससे बन गया 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। सेकेंड स्टेप में रिडक्शन में क्या होता है? सेकेंड स्टेप में 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट को रिड्यूस किया जाता है। 6 मॉलिक्यूल हैं 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट के, तो 6 NADPH यूज होंगे। ठीक है, प्लस ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 6 NADP पॉजिटिव में। इस स्टेप में जो फॉस्फेट हमने पहले ऐड किया है ना, अब वो फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा। तो टोटल कितने फॉस्फेट? हमने हर मॉलिक्यूल के साथ एक फॉस्फेट ऐड किया है, तो टोटल कितने फॉस्फेट रिमूव होंगे? 6 फॉस्फेट रिमूव हो जाएंगे। तो इसके बाद रिडक्शन के बाद जो नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा ये बनेगा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये 3 कार्बन शुगर है, सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड है। और इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो किस तरह का स्ट्रक्चर है? इसमें 3 कार्बन होते हैं। एल्डिहाइड है तो एल्डो ग्रुप मौजूद होगा और बाकी सब कार्बन के साथ OH ग्रुप मौजूद होता है। यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, मीन यहाँ पे OH की जगह यहाँ पे कौन सा ग्रुप मौजूद है? फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ये क्रिएट होंगे। ठीक है, ये मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के टोटल कितने मॉलिक्यूल क्रिएट होंगे? 6, क्योंकि 6 यहाँ पे 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट थे, तो इनसे कितने बनेंगे? ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट 6 मॉलिक्यूल। सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो है ये लीव करेगा साइकिल को, सिर्फ 1 G3P जो है ये देन लीव करेगा साइकिल को और इसको ग्लूकोज, सुक्रोज और बाकी जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा। बाकी 5 G3P के मॉलिक्यूल जो है 5 G3P मॉलिक्यूल ये रीजनरेशन के लिए यूज़ होते हैं, इनको रिसाइकल किया जाएगा। क्यों रिसाइकल किया जाएगा? क्योंकि हमने प्रिकर्सर बनाना है नेक्स्ट साइकिल के लिए। तो रीजनरेशन ऑफ राइबोलूज बिसफॉस्फेट ये थर्ड स्टेप है कैल्विन साइकिल का, लास्ट स्टेप है कैल्विन साइकिल का, और इससे जनरेट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर जिसे कहा जाता है राइबोलूज बिसफॉस्फेट। सो होता क्या है? सिंपली जो 5 मॉलिक्यूल हैं 3 कार्बन कंपाउंड G3P के, इनको रीअरेंज किया जाता है और जब इनको रीअरेंज किया जाता है तो इनसे रीअरेंज होके 3 मॉलिक्यूल बनते हैं 5 कार्बन राइबोलूज बिसफॉस्फेट में। सिंपल हम ये कह सकते हैं कि जो 5 मॉलिक्यूल हैं G3P के वो रीअरेंज होके 3 मॉलिक्यूल बनाते हैं RUBP के। ठीक है, सबसे पहले तो राइबोलूज फॉस्फेट बनेगा, इसके बाद इसमें एक और फॉस्फेट ऐड किया जाता है, तो ईच RUP इज फॉस्फोरिलेटेड, राइबोलूज फॉस्फेट इज फॉस्फोरिलेटेड टू फॉर्म राइबोलूज बिसफॉस्फेट। तो यहाँ पे हमारे पास 1 मॉलिक्यूल जो G3P का था वो लीव कर देता है साइकिल का, बाकी 5 मॉलिक्यूल जो हैं यहाँ पे ये मौजूद हैं। ये जो 5 मॉलिक्यूल हैं G3P के ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के, ये रीअरेंज होंगे। रीअरेंज होने का मतलब क्या है? इसके कार्बन 3 की सेट में अरेंज है ना, ये टोटल 5 मॉलिक्यूल है लेकिन कार्बन 3 के सेट में अरेंज है। अब ये इस तरह से रीअरेंज होंगे कि ये 3 मॉलिक्यूल बनाएं ऐसे कंपाउंड के जिसके अंदर टोटल कार्बन कितने हो? 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितने कार्बन है? टोटल 5 मॉलिक्यूल हैं, 3 कार्बन है, टोटल कार्बन 15। ठीक है, 15 रीअरेंज होंगे इस तरह से कि ये 15 कार्बन किस फॉर्म में आए? ये इस तरह से आए कि इनसे एक ऐसा कंपाउंड बने जिसमें 5 कार्बन हो और टोटल कितने मॉलिक्यूल बने? वो 3। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितने कार्बन है? 5 हर एक के अंदर मौजूद है, टोटल कितने कार्बन है? 15। तो ये 15 कार्बन 3 की सेट की बजाय किसके सेट में अरेंज हो जाएंगे? 5 के सेट के फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे। तो इस स्टेप को हम कहते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन के दौरान ATP फर्दर यूज होगी। टोटल यहाँ पे कितने ATP मौजूद हैं? 1 2 3 4 5 ATP मौजूद हैं। ठीक है, 5 ATP हैं और हमें टोटल कितने मॉलिक्यूल बनाने हैं RUBP के? 3 मॉलिक्यूल। हर एक के अंदर टोटल कितने ATP होने चाहिए? 2 ATP। ठीक है, हर एक के अंदर 2 ATP हैं क्योंकि राइबोलूज बिसफॉस्फेट का मतलब है 1 और 5 दोनों पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप मौजूद हो।
तो पहले से 5 हमारे पास फॉस्फेट G3P से आ रहे हैं, हमें कितने और फॉस्फेट चाहिए, एक और फॉस्फेट चाहिए, ठीक है। ये फॉस्फेट यहाँ से ATP से लिया जाएगा, बाकी ये 2 फॉस्फेट अलग हो गए, तो टोटल हमारे पास 5 मॉलिक्यूल G3P के यूज होंगे, रीअरेंज होके ये 3 मॉलिक्यूल RuBP के क्रिएट करेंगे, जिनके अंदर 5 कार्बन होंगे हर एक में। तो इस स्टेप को हम कहते हैं रीजनरेशन ऑफ RuBP। सिंपल इज दिस इज द रीअरेंजमेंट स्टेप। तो स्टूडेंट रीअरेंजमेंट किस तरह से होगी, कैसे G3P के 3 मॉलिक्यूल ऑफ RuBP में कन्वर्ट होंगे, इसको देखने के लिए हम एक फिगर से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास G3P के मॉलिक्यूल हैं, कितने मॉलिक्यूल हैं टोटल, ये 1 ये हमारे पास हो गया जिसमें 3 कार्बन है, दिस इज सेकेंड, ये सेकेंड आ गया, इसी तरह ये हमारे पास थर्ड, ये हमारे पास फोर्थ आ गया, एंड दिस इज फिफ्थ। तो 5 मॉलिक्यूल हैं हमारे पास G3P के, जिनमें कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है हर एक के अंदर। इन्होंने अरेंज होना है 3 मॉलिक्यूल ऑफ 5 कार्बन कंपाउंड में। तो किस तरह से रीअरेंजमेंट होगी, सबसे पहले ये दोनों कंबाइन करेंगे, टोटल कितने हो गए 6, ठीक है। ये 6 देन कंबाइन करेंगे इसके साथ, तो टोटल कितने होंगे 9। ये 9 पहले स्प्लिट हो जाएंगे 5 के सेट में। किस तरह से स्प्लिट होंगे, यहाँ पे इसको हम ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है। 5 का सेट किस तरह बनेगा, 1 2 3 4 5, ये यहाँ से सेंटर से स्प्लिट हो गए, एक में 5 है दूसरे में 4 हैं। ये 4 वाले अगेन क्या करेंगे, ये कंबाइन होंगे यहाँ से ये अलग हो गया, ठीक है। और ये जो 4 हैं ये देन कंबाइन करेंगे इसके साथ, 4 और 3 कितना हो गया 7, और देन 7 और 3 कितने हो गए 10। ये जो 10 हैं ये देन अगेन सेंटर से ब्रेक हो जाएंगे, सेंटर से ब्रेक होंगे तो 5 का फिर से सेट बन जाएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ से ये अलग हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ से अलग होंगे, तो ये हमारे पास 5 के 2 सेट क्रिएट हो गए फिर से। तो टोटल कितने सेट हो गए 5 वाले, 1 2 3, तो हमारे पास टोटल 3 सेट्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। एक ये सेट है हमारे पास 5 वाला, एक ये 5 कार्बन वाला सेट आ गया, और एक ये आ गया। तो टोटल हमारे पास 3 सेट आ जाते हैं जिनके अंदर 5 कार्बन मौजूद होते हैं, और ये कौन सा कंपाउंड बनता है हमारे पास RuBP। तो जब 5 मॉलिक्यूल ऑफ G3P रीअरेंज होते हैं तो इनकी रीअरेंजमेंट से 3 मॉलिक्यूल बनते हैं RuBP के, ठीक है, राइबोलूस बिसफॉस्फेट के। इस स्टेप को हम रीजनरेशन कहते हैं। एक बार फिर हम इस डार्क रिएक्शंस को या कैल्विन साइकिल को देख लेते हैं। सबसे पहले 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होंगे 3 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलूस बिसफॉस्फेट से, जो कि एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है, इसके दोनों कॉर्नर पे फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है। इससे क्या चीज़ बनेगी 3-फॉस्फोग्लिसरेट। 3-फॉस्फोग्लिसरेट के कितने मॉलिक्यूल 6, एक कार्बन डाइऑक्साइड एक RuBP से कंबाइन हो 2 बनते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ 3 कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात कर रहे हैं और 3 राइबोलूस बिसफॉस्फेट की बात करें तो टोटल कितने 3-फॉस्फोग्लिसरेट क्रिएट होंगे 6। यही 6 3-फॉस्फोग्लिसरेट नेक्स्ट स्टेप में रिडक्शन में इनके अंदर सबसे पहले एक फॉस्फेट मजीद ऐड किया जाएगा और इनको कन्वर्ट किया जाएगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। मीन 3 पोजीशन पे पहले से फॉस्फेट मौजूद है, 1 पोजीशन पे भी फॉस्फेट ग्रुप अटैच किया जाएगा। तो ये फॉस्फेट कौन प्रोवाइड करेगा ATP। 6 ATP यूज होंगे क्योंकि टोटल हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट के 6 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरेट के किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे बाय एक्सेप्टिंग अनदर फॉस्फेट ग्रुप 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या होगा रिडक्शन। 6 मॉलिक्यूल 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट के रिड्यूस होंगे ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। तो यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल है, 6 NADPH यूज होंगे, 6 NADP पॉजिटिव क्रिएट होंगे, और यहाँ पे जो 6 फॉस्फेट हमने ऐड किए थे, हर एक 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर एक फॉस्फेट ऐड किया था, ये दोबारा से रिकवर हो जाएंगे, ठीक है, और प्रोड्यूस होगा G3P ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। इसके भी 6 मॉलिक्यूल बनेंगे, एक मॉलिक्यूल G3P का लीव कर देगा साइकिल को, इसको शुगर की फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाएगा, और बाकी 5 मॉलिक्यूल G3P के ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के रीअरेंज होके दोबारा से प्रिकर्सर मॉलिक्यूल बनाएंगे। कितने मॉलिक्यूल बनाएंगे प्रिकर्सर मॉलिक्यूल के 3 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो 3 मॉलिक्यूल बनाएंगे राइबोलूस बिसफॉस्फेट के। इस स्टेप को हम रीजनरेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें रीअरेंजमेंट हो रही होती है। इसमें हमारे पास कितने ATP कंज्यूम होते हैं 3 ATP, ठीक है। 3 ATP कंज्यूम होंगे, 3 ADP में चेंज हो जाएंगे, और इससे हमारे पास क्या चीज़ बनेगी राइबोलूस बिसफॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल। ये 3 मॉलिक्यूल दोबारा से 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से कंबाइन होने के लिए रेडी हैं, ये दोबारा से कंबाइन होंगे और हर बार ऐसे ही साइकिल चलता रहेगा।
एक बार जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रन करेगी, ठीक है, देन सेकेंड बार रन करेगी, थर्ड बार रन करेगी, तो देन जाके एक शुगर बनेगी। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ओवरऑल 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जब 3 राइबोलोज बिसफॉस्फेट से कंबाइन होते हैं तो एक शुगर की फॉर्मेशन होती है। दिस इज कॉल्ड कैल्विन साइकिल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।